हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का रिवीजन जो पार्ट है। उसमें हम क्या करेंगे कि हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और उनसे आने की संभावना ज़्यादा हो। सेकंड डिस्कस ये रहेगा कि हमारा कि उस जितने हम क्वेश्चंस कराए जाएं वो आपके विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उनमें आए हुए हों या आने की संभावना जितनी ज़्यादा हो। इस चैनल के माध्यम से वो क्वेश्चन जरूर रिव्यू बोर्ड में कवर किए जाएंगे कि जिनकी आने की संभावना लगभग 99% है। आप इन्हीं वीडियो को रिवीजन कर लेंगे और आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। पहले तो हम डिस्कस इस बात का कर लेंगे कि जो बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो 30% सिलेबस को कम किया है वो टॉपिक कौन कौन से हैं या बुक चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन्हीं चैप्टरों को जो 30% हमारा कम किया गया है। ठीक है, पहले नंबर पे है बहुपद, सेकंड नंबर पे समांतर श्रेणी, थर्ड नंबर है हमारा वृत्त सर्किल और 4 नंबर पे हमारा प्रायिकता। सॉरी, प्रायिकता गलत है, प्रायिकता ऐसे लिखते हैं। हाँ जी, अब सही। ये इन टॉपिकों से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन से पूछा नहीं जाएगा इस बार, क्योंकि सिलेबस से इनको हटा दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में जो इस बार एग्जाम हो रहा है आपका यूपी बोर्ड का, उसमें इन चैप्टरों से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा है। तो सबसे पहले तो अपने जो नोट्स बना रहे हो या आपकी रिवीजन बुक्स हो, जो भी हैं जिस प्रकार से बनाना चाहते हो, इन चैप्टरों को कट कर दे अपनी बुक से। कट मतलब पेज नहीं फाड़ना है, ना तो उनको ख़त्म करना है। अपनी चैप्टर पर जहाँ एक पर फर्स्ट पेज पर या सेकंड पेज पर जो आपकी चैप्टर वाइज समरी दे रखी होती है, चैप्टर दे रखे हो, उसी पे कट का निशान लगा लें कि ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम जिन क्वेश्चनों को कराएंगे वो टॉपिक वाइज होंगे और चैप्टर वाइज चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका एक मॉडल पेपर हमने पकड़ लिया और हमने कहीं से भी क्वेश्चन उसके कराने शुरू कर दिए। नहीं, हम सिर्फ पहले आपको इस चैनल के माध्यम से वो क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो चैप्टर वाइज है, सीक्वेंस वाइज। हमने अगर किसी चैप्टर को लिया और उसके जो क्वेश्चंस आने की संभावना है या उससे जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का, उसके बाद में फाइनली जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका, उसके बाद में हम फिर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे बाय अनसॉल्व। जो आपके पिछली सालों में जो पेपर्स आए हुए हैं उनको हम इसी चैनल के माध्यम से पूरा कंप्लीट कराएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको पूरी पहले वीडियो देखिएगा, वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, मज़ा आता है पढ़ने में मैथ को, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा तथा चैनल को दबाना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली पर डे की वीडियो आपको मिल पाए। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के अपना चैप्टर और अपना टॉपिक को लेके। आज हम क्या पढ़ेंगे वो हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैनल से आपको मैथ के जितने टॉपिक पूछे जाएंगे वो सारे कवर किए जाएंगे। आगे पीछे का थोड़ा बहुत सेकेंड्स हो सकता है, उसमें आप इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कराया सारा जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा, एक पॉइंट टू पॉइंट कराया जाएगा, सारी चीज़ बताई जाएगी। आप शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी कि आप इजीली आंसर अपना कैसे दे पाएंगे, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो उसमें आप समय ज़्यादा कम से कम यूज़ करें, जिससे आपको और सवालों को हल करने के लिए
लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी प्रश्न आते हैं उनको समय मिल पाए, वो भी हम बताएंगे इन्हीं के माध्यम से। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण यू, ये कहने का मतलब है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इस चैप्टर को हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जाने कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होते कौन कौन से। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं इसको ए एक्स प्लस का बी वाई इक्वल टू माइनस का सी के रूप में। अगर इस प्रकार के जो आपके टू वेरिएबल्स कौन कौन से, ये x और y के साथ में अगर कोई एक समीकरण आपको मिलती है, ये हमारा कहलाता है रैखिक समीकरण। ठीक है, यहां पर आपको जो a कामा b कामा c ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। सेकंड बात यह है कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, कि जो हमारे वेरिएबल हैं x और y जो हमें इस समीकरण में दे रखे हैं ax प्लस का by प्लस सी इक्वल टू 0 में, जो x और y है जो हमारे दो वेरिएबल हैं या दो हमारे चर हैं, ये कभी भी 0 नहीं होंगे। अगर आपके इन दोनों में से कोई भी पार्ट 0 हो गया तो वो आपको दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं बनेगी। सबसे मुख्य पहचान तो ये। ठीक है, ये आपके x और y ये आपके रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, यहां लिख सकते हो x व y एक रैखिक समीकरण को दर्शाते हैं। दर्शाते हैं। ठीक हो गया, इसे नोट कर लीजिएगा। सेकंड हमारी जो हेडिंग रहेगी, ये हमने पहले बताया है कि दो चर रैखिक वाले समीकरण। इसके बाद में आप लोग इसको देख के बोर मत हो, क्या पढ़ाने शुरू कर दिए गुरुजी ने। हम पहले टॉपिक पे क्या फॉर्मूले हैं, क्या इसका बेस है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। चैनल को छोड़ के भागना मत, रहना चैनल पे। बस थोड़ा सा 5 से 7 मिनट का और समय भी दीजिए, फिर हम सीधे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में देखते हैं, मजा करते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण के संगत और असंगत युग्म। रेखीय समीकरण के संगत और
असंगत युग्म। संगत और असंगत युग्म कैसे होते हैं? सबसे पहली बात तो हम इसको सीखते हैं। पहले तो हम देखते हैं संगत के बारे में। संगत किसे कहते हैं, फिर असंगत की बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक और भी होता है आश्रित युग्म। ठीक है, उसको भी हम बात करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म संगत युग्म कहलाता है यदि युग्म का कम से कम एक हल हो। संगत में दो चर वाले रैखिक समीकरण को तभी हम संगत कह सकते हैं कि जो समीकरण दे रखी हो उसका कम से कम एक हल होना जरूरी है। अगर एक हल होगा तो वो संगत होगा, अगर एक भी हल नहीं होगा उसका तो वो क्या कहलाएगा, हमारा असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा, जिसका कोई भी हल ना हो। ठीक है, संगत की बात हो गई थी, असंगत की भी बात हो गई साथ में। संगत और असंगत का हल है या नहीं है, ये हम एग्जाम्पल में जब क्वेश्चंस करेंगे तब वहां क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंडीशन की बात कर लेते हैं तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कहने का मतलब है हमारे पास में दो अगर रैखिक दो चर वाली रैखिक समीकरण दो हैं तो अगर हम उनके x और x वाले के जो x और x चर हैं उनके गुणांक जो हैं उनको अगर हम डिवाइड करें तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब a1 और अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का मान अगर बराबर नहीं होता है तो उनका एक हल होता है, और अगर एक हल होता है तो वो कैसे कहलाएंगे, संगत कहलाएंगे, जैसे हमने आपको अभी बताया था। ठीक है, अब असंगत की बात कर लेते हैं। कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन, ये असंगत की कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के मान तो आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन तीसरा जो एक कांस्टेंट वेरिएबल दे रखा होता है, वैल्यू दे रखी होती है, संख्या दे रखी होती है, वो कभी भी बराबर नहीं होती है। तो ये कैसे कहलाएंगे, हमारे असंगत कहलाएंगे, और इनका कोई भी हल नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? अब हम बात कर लेते हैं, एक और हमने बताया था आपको आश्रित। आश्रित युग्म, आश्रित युग्म को हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर। ठीक है, जो डिपेंड है दूसरे पर, आश्रित है। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर आश्रित होते हैं, छोटे छोटे बच्चे या जो भी अपने टीन ईयर्स में होते हैं, वो अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड होते हैं, तो वो आश्रित, उसको आश्रित बोलते हैं। ठीक है दोस्त, और आश्रित को हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए होता है हमारे पास फार्मूला a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर इस प्रकार की कंडीशन बनती है कि तीनों के जो मान हैं वो कैसे हों, आपके बराबर, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो आपके एक से अधिक हल होंगे, जिसको हम बोल सकते हैं अनेक हल। ठीक है, इसके अनेक हल होंगे और उसमें 1 2 3 4 हल निकाले जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इनको, ये संगत हो गया, असंगत हो गया, आश्रित युग्म हो गया, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों को कहते क्या है।
अगर कभी कोई पूछ ले कि जो कंडीशन आपने लिखी हैं इनको क्या बोलेंगे, तो ये बोली जाती है आलेखनीय विधि। आलेखनीय विधि या हम बोलते हैं ग्राफिक मेथड। क्या बोलते हैं? ग्राफिक मेथड। GRAPHICAL ग्राफिकल मेथड, METHOD मेथड। ये कंडीशन आपकी ग्राफिकल मेथड की होती है। मैंने थ्योरी नहीं लिखाई है, आपको सीधे सीधे जो इसके फार्मूले बनते हैं, क्या कंडीशन रहती है वो लिखवाइए। फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर नोट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज कर लेना और फिर लिख लेना, वरना वो लंबी हो जाएगी अगर हम वेट कराएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि और क्या कंडीशनें लागू होती हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में 3 विधियां और हैं जिनको हम अभी कर लेंगे और उसके बाद हम सीधे चैप्टर पे आ जाएंगे और क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, पहले हम उन विधियों को देख लेते हैं। पहले विधि है हम बीजगणितीय विधि जिसे बोलते हैं। बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। पहला मेथड होता है हमारा प्रतिस्थापन मेथड। क्या होता है? प्रतिस्थापन मेथड। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, सेकंड होता है हमारा विलोपन विधि। थर्ड जो हमारा पॉइंट होता है, पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरी हमारी वज्र गुणन विधि। हम इन विधि पे भी थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जिसको करना थोड़ा और समझना आसान। जो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन में होता क्या है कि दो हमें अगर समीकरण दे रखी हो उनको हम हल करेंगे। जैसे हमने पुरानी क्लासों में, जैसे पिछली क्लासों में 9th और 9th और 8 क्लास 8 और क्लास 7th में शायद सॉल्व किया हो, अगर नहीं किया तो 8 और 9th में तो किया ही हो। ठीक है, किस प्रकार से कि हम a1x प्लस का b1 बाई प्लस का c1 इक्वल टू 0, एक समीकरण 1 है। दूसरी हमारी a2x प्लस का b2 बाई प्लस का c2 इक्वल टू 0, ये समीकरण सेकंड है। प्रतिस्थापन में ये होता है कि हम दोनों विधि में से जो दो वेरिएबल है हमारे x और y, उसमें किसी एक के गुणांक को हम बराबर करें। बराबर करने के बाद उसमें से हम या तो जोड़ेंगे या हम उसे घटाएंगे। उसके बाद जो हमें एक वेरिएबल बचेगा, या तो x बचेगा या y बचेगा, उसका मान हम निकालेंगे और उसका मान निकालने के बाद में उस x का मान उन दो समीकरणों में से एक में रख के सेकंड वेरिएबल का मान निकालेंगे। ये कहलाता है हमारा प्रतिस्थापन विधि। क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। ठीक है, अब बात करते हैं विलोपन विधि की। विलोपन विधि में ये होता है कि हम एक वेरिएबल का मान निकालते हैं पहली समीकरण से, उस वेरिएबल का मान उठाकर हम दूसरी समीकरण में रख देते हैं, जिससे दोनों एक जैसे वेरिएबल बन जाते हैं। और उस एक जैसे वेरिएबल बनने के बाद उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण की विधि से हल कर लेते हैं। तो वो हमारा कहलाता है दो घात विधि हो या सिंगल हमारी डिजिट निकल के आएगी तो उसको हम बोलेंगे विलोपन विधि। क्या बोलेंगे? विलोपन विधि। तीसरी कंडीशन ये होती है कि वज्र गुणन विधि, तो उसमें क्या होता है x का मान हम निकाल लेते हैं। x का मान क्या निकल के आता है? अगर हम बात करें x की वैल्यू निकालनी है तो a वाला पोर्शन छुप जाएगा, तो बचेगा हमारे पास में b2 c1
सॉरी B1 C2 माइनस का B2 C1 अपॉन का A1 B2 माइनस का A2B1 और बाई का मान, तो बाई वाले पोर्शन को हम छुपा लेंगे, फिर क्या बनेगा हमारे पास में A1 C2 माइनस का A2 C1 अपॉन में A1B2 माइनस का A2B1। ये बनेगा बज्रगुणन विधि से। कहने का मतलब ये है कि इनके जो पार्ट एक्स का वेरिएबल अगर हमें निकालना है तो एक्स वाले को छुपाना है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे जैसे हमने ऊपर लगाया है। सेकंड कंडीशन में हम जो हमें कांस्टेंट एक वेरिएबल दे रखा था उसको छुपाना होता है, और छुपाने के बाद में इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, बीच में डिफरेंस का चिन्ह लगेगा, और अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। और इसी प्रकार से जब y की वैल्यू चाहिए होगी तो फर्स्ट टाइम में y को छुपाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे। सेकंड बार में हम कांस्टेंट को छुपाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारी सेकंड वेरिएबल का मान निकल के आ पाएगा। ठीक है, ये होती है हमारी तीनों विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्रगुणन विधि। ठीक है, अब इन पर आधारित प्रश्न को हम शुरुआत करेंगे। अब बोरियत क्लास नहीं लगेगी, अब मजा आने वाला। ठीक है, चलिए, जो भी बोरियत समय था वो कट गया। क्योंकि बोरियत समय नहीं था, एक्चुअली आपको इसको नोट डाउन करना चाहिए और इसको आपको एक दो बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप कर पाए तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या उम्मीद है पूछे जाने की? ठीक है, देखिए समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चंस लिखा होगा। ऑप्शन भी दे रहा हूं, x बराबर 0 और y बराबर 2। बी ऑप्शन x बराबर 2 और y बराबर 0। सी ऑप्शन x बराबर 4 और y बराबर 2। डी ऑप्शन आपका है x बराबर -2 और y बराबर 0। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। आपको 1 नंबर का सवाल ये पूछा जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2022 में। ठीक है, इसको किस प्रकार से करना है आपको, हम सबसे पहले तो हम इसको हल करना आपको बताएंगे, फिर बताएंगे शॉर्ट विधि कैसे इसको हल करेंगे कुछ सेकंड्स में। ठीक है, पहले हम देखते हैं आपको, जैसे हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि, तो हम पहले उसका प्रयोग करेंगे।
प्रतिस्थापन विधि से। इसी से आपको विधि भी क्लियर हो जाएगी और हमारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। x माइनस वाई इक्वल टू 2 समीकरण फर्स्ट हो गई, x प्लस का y इक्वल टू 2 समीकरण सेकंड हो गई। अब हमें इसमें से एक वेरिएबल को बराबर करना था, इक्वल करना था, उसके गुणांक बराबर होने चाहिए थे। तो देखिए यहाँ पर x का भी गुणांक 1 है, y का भी गुणांक 1 है, सॉरी x के गुणांक भी 1 है और y के गुणांक भी कितने हैं, 1 है। ऊपर माइनस का चिन्ह है, नीचे प्लस का चिन्ह है। बात क्लियर हो गई। तो हम क्या करेंगे, जब प्लस और माइनस वाली कंडीशन आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, जब प्लस और माइनस जहां पर भी होंगे वहां पर हम लिखते हैं जोड़ने पर, और अगर एक जैसे दोनों जगह चिन्ह मिलते हैं तो वहां लिखते हैं घटाने पर। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर चिन्ह कोई भी चेंज नहीं होता है, ये प्लस और माइनस ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा, 2 और x बचा, बराबर कितना हो गया, यहाँ पर टोटल 4 हो गया। तो x बराबर की अगर हम बात करें तो 4/2 हो गया। इसको भाग करने पर कितना हमें प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अब देखिएगा इसमें आपका x बराबर 2 किस ऑप्शन में है, बी में है। तो x बराबर जब b में है तो और किसी में है नहीं, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, यही। दूसरे में y निकालने की जरूरत नहीं है। y निकालते कैसे हैं वो हम सीख लेते हैं। x का मान उठाकर इन समीकरण किसी एक में रख दो, या लिख सकते हैं x का मान समीकरण एक में रखने पर, रखिएगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना था बेटा, 2 था। x का मान x की जगह रख दीजिएगा, तो 2 माइनस का y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। इस 2 को आप या तो उधर ले जाइए या इस 2 को इधर ले आइए। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर ले आते हैं और y को उधर लेके जाते हैं। तो 2 इधर प्लस का है, इधर आएगा, बराबर के दूसरी तरफ तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का था, इधर आएगा तो चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का 2। और ये माइनस का था, उधर जाएगा तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। इस बाई में से मतलब 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 0। और ये कितना हो गया, बाई। तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0 आ गई, जो ऑप्शन आपको मिल गया। क्लियर हो गई बात, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि थी कि किस प्रकार से इसको हमने करना था। अब हम सीख लेते हैं कि इसको हम इजीली बहुत अच्छे से तरीके से कौन से कर पाएंगे भाई, इतना देर कौन लगाएगा, इतनी देर लगाएंगे तो फायदा क्या हुआ आपसे पढ़ने का। चलिए हम सिखाते हैं आपको कैसे। बेटा पहले तो समीकरण उतारो फटाफट से, x माइनस वाई बराबर, सिर्फ किसी एक को, दोनों को नहीं उतारना है, सिर्फ एक को उतारना है। उतारिए, उतार लिया आपने। क्या करना है, इसमें से ऑप्शन ढूंढो, x की वैल्यू किसी में मान रख दो, पहले वाली रखो। 0 माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2। क्या y का मान -2 है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, खत्म, हटाओ। फिर सेकंड ऑप्शन रखो, x बराबर 2 रखो, 2 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 2। इस 2 को उधर लेके जाओ या 2 को इधर लेके आओ, तो 2 माइनस का y, सॉरी 2 माइनस का 2 बराबर कितना हो गया, y। तो y बराबर कितना हो गया आपका, 0 हो गया। क्या y बराबर 0 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, यही ऑप्शन सही हो गया, बात खत्म हो गई, कुछ नहीं करना। ऑप्शन से ही कर सकते हैं इसको, किससे कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल है तो ऑप्शन ही से करेंगे। यहाँ इतना करके आप आंसर पिक कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्यों, क्योंकि समय इसमें लग रहा है। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि बस फटाफट से इसमें उठा के मान रखना है समीकरण का। देखते हैं कि ऑप्शन में अगर x का मान हमने रखा है और y का मान मिल रहा है एक समीकरण में, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। बात सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं फटाफट से। आपको पहले वाले में x का मान कितना रखा था, 2 रखा था, y बराबर 0 मिल गया। दूसरी वाली समीकरण को भी चेक करते हैं कि ये मान सही है या नहीं है। अगर एक समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरी समीकरण को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना ही चाहिए। चलिए देखते हैं, देखिए भाई, एक अरे भाई साहब रुक क्यों गए हो, x प्लस का y बराबर कितना हो गया बेटा, 2। x बराबर कितना रखना है, 2 रखो, 2 प्लस का y इक्वल टू कितना हो गया, 2। इस 2 को उधर लेके जाओ, तो
तो y बराबर बेटा 2 माइनस का 2, तो y बराबर कितना हो गया 0। मिल गया क्या? मिल गया भाई साहब। इसका मतलब हमारा आंसर जो है बी ऑप्शनल वो 100% क्या है, श्योर है, और हम उसी को टिक करके आएंगे। क्लियर? मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो लगातार लगे रहिए। एक मिनट आप थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, थोड़ा सा ड्रॉप खत्म हो गया है, वो डाल लूँ। मार्कर का इंक खत्म हो गया है। ये क्वेश्चन सा आया था आपका, एक अद्वितीय हल x बराबर 2 और y बराबर -3 वाले समीकरण का एक युग्म है, वाले समीकरण का युग्म है। आपका ए ऑप्शन में दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू -1 और 2x - 3y इक्वल टू -5। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में है आपका 2x प्लस का 5y इक्वल टू 11 माइनस का और 4x प्लस का 10y इक्वल टू माइनस का 22। सी ऑप्शन में दे रखा है 2x माइनस का y इक्वल टू 1 और 3x प्लस का 2y इक्वल टू 0। 2y इक्वल टू 0। तीन ऑप्शन हो गए। चौथा ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन दे रखा है x माइनस 4y माइनस का 14 इक्वल टू 0 और 5x माइनस का बाई माइनस का 13 इक्वल टू 0। ये आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शन में आपको ये बताना है कि ये जो हमें वैल्यू दे रखी है x बराबर 2 और y बराबर -3, तो ये दोनों वैल्यू किस समीकरण को संतुष्ट करती हैं और किस समीकरण का मान है। तो हम कर क्या सकते हैं, या तो हम इन दोनों समीकरण को अलग अलग चार समीकरण दे रहे हैं, एक इस ये दोनों पेयर समीकरण के, ये दोनों पेयर समीकरण के, ये दोनों पेयर समीकरण के और ये दोनों पेयर समीकरण के, इसका हल है या नहीं है और क्या है क्या नहीं है, इसको हम या तो हम आपकी विधि द्वारा इसको कर लेंगे, या तो हम क्या करें फटाफट से, जैसे हमने शॉर्ट विधि बताई थी आपको कि फटाफट से इसमें मान रख दो, किसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, फटाफट से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ बेटा कहाँ थे, इसका था अद्वितीय हल है x बराबर 2 और y बराबर -3 वाले समीकरण का युग्म। तो फटाफट से अगर ये अद्वितीय हल है
तो क्या करेंगे कि जब अद्वितीय हल है, मतलब कहने का मतलब इन समीकरण में से किसी न किसी समीकरण का ये हल है, तो क्या करना है, इन समीकरणों को क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा। तो फटाफट से इनमें समीकरणों को मान रखना शुरू कर दीजिए। देखिएगा पहले वाले में क्या रखेंगे, ये ए वाले पार्ट पे देखेंगे तो पहले हम यह 2 प्लस का 3 बराबर क्या -1 है, नहीं है। x का मान 2, y का मान -3, सॉरी -3 दे रखा है बेटा, अभी गड़बड़ हो जा रहा, तो क्या हो जाएगा, क्या ये है बराबर, बिल्कुल है। सेकंड देखते हैं इसकी समीकरण को, अभी पहली तो संतुष्ट कर रही है, सेकंड करेगी या नहीं करेगी पहले उसको देखते हैं। 2 इंटू 2 बेटा 2 ऐसे ही रहा, x की जगह कितना मान रखना है, 2 रखना है, चिन्ह किसका लगाना, माइनस का लगाना है, फिर रखना है 3, फिर y का मान कितना रखना है, इंटू -3 इक्वल टू कितना होना चाहिए 5, तो इसका मान कितना हो गया 4, 3 और 3 9 हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया +9 बराबर माइनस के कितना हो गया 5, 9 और 4 कितना हो गया बेटा 13 इक्वल टू -5, क्या इक्वल है, नहीं है। तो ए समीकरण का हल नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, फटाफट से देखिएगा। सेकंड ऑप्शन 20 वाले में 2 बेटा 2 प्लस का 5 इंटू -3 बराबर -11, इसका मान कितना हो गया बेटा 4, माइनस का 15 इक्वल टू -11, इसका मान कितना आ गया बेटा -11 इक्वल टू -11। सेकंड वाली कंडीशन पे, दूसरी समीकरण पे 4 इंटू 2 प्लस का 10 माइनस का 3, सॉरी 10 इंटू -3 इक्वल टू -22, बेटा इनका मान कितना हो गया 8, इसका मान कितना हो गया बेटा -30 इक्वल टू -22, इन दोनों का -22 इक्वल टू -22, तो ये भी मान क्लियर, ये भी मान क्लियर, ये तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी के जो बचे हुए उनको चेक करने की फिर जरूरत नहीं है। मजा आया, ऐसे ही मजा आया। चलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम करते हैं, और इससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लगभग हम 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन हम करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे, जिससे आराम से आप भी पढ़ पाए, और जब चेंजेस होती है हर वीडियो को कुछ थोड़ा सा मज़ा आता है और कुछ सीखने का मन करता है। जो लंबी सी वीडियो रहती है तो थोड़ा सा बोरिंग महसूस होने ना, हमें बोर नहीं होना है, हमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। चलिए आज हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है इसको जाना है, कौन सी विधियां इसमें फॉलो होती हैं वो जानी है, संगत होता है और आश्रित होता है इसको जाना है, प्लस हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं जो एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। अगली क्लास में हम और क्वेश्चन से जानेंगे जो एग्जाम में पूछे गए या आने की संभावना 99% है, ठीक है। डिजिट जरूर चेंज हो सकती हैं लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं होगा, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।